हेलो फ्रेंड्स, राम स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास। तो देखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास की हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमारे 1000 प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इसके लिए 10 पार्ट बनाए हैं और प्रत्येक पार्ट में हमारे 100 प्रश्न रहने वाले हैं। तो आज हम इसका पार्ट 1 कवर करेंगे, जिसमें 1 से लेकर 100 तक प्रश्न रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले देखेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किन के मध्य हुआ था। तो आपको बताना है कि पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था और किसके मध्य हुआ था। तो आप देखो बताएंगे, यह युद्ध जो हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध, वह 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और अकबर और किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था और 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पट्टचित्र कला शैली किस राज्य की है? आप बताएंगे पट्टचित्र कला शैली किस राज्य की है। तो आंसर बताएंगे, यह उड़ीसा राज्य की है। ठीक है, उड़ीसा राज्य की है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कलहड़। ठीक है, कलहड़ ध्यान रखेंगे, राज तरंगिणी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की थी? तो आप ध्यान रखेंगे, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और कब की थी? 1699 ईस्वी को की थी। ठीक है, 1699 ईस्वी को की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे, देखो गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? तो ये बीजापुर में। ठीक है, बीजापुर कहाँ पर? कर्नाटक में है। आप ध्यान रखेंगे, गोल गुंबद बीजापुर में कर्नाटक में स्थित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो आपको बताना है कि यूनेस्को को विश्व धरोहर में जो है सांची के स्तूप को जो है कब शामिल किया गया था। तो इसका आंसर बताएंगे आप, यह 1989 ईस्वी में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, जो कि कहाँ पर पड़ती है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में, अजमेर में। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? देखो, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, गुप्त वंश का संस्थापक। तो आप बताएंगे, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, चौसा का युद्ध किन के मध्य और कब लड़ा गया था? तो आप बताएंगे, चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था और 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था और 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो देखो, आप बताएंगे, गीत गोविंद को जो लिखा था वो किसने लिखा था? जयदेव ने लिखा था। ठीक है, जयदेव। आगे प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? तो देखो, आप बताएंगे, इब्न बतूता जो था वो किस देश का निवासी था? तो वो है मोरक्को का निवासी था। ठीक है, मोरक्को का। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो देखो, हुमायूं नामा को जो लिखा था वो गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक है, गुलबदन बेगम ने। आप ध्यान रखेंगे, हुमायूं के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई थी और किसने लिखा था? उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, दास वंश की स्थापना किसने की थी? देखो, दास वंश पूछ लिया जाए, गुलाम वंश पूछ लिया जाए, तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, यह भी एक कौन था? गुलाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध धर्म की प्राचीनतम पुस्तक का नाम क्या है? तो देखो, बौद्ध धर्म की जो प्राचीनतम पुस्तक थी उसका नाम था त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक नाम था उसका। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे, देखो 1632 ईस्वी में किया गया था इसका निर्माण। ठीक है, और कब से कब तक हुआ था? तो 1632 ईस्वी से लेकर 1653-54 ईस्वी के बीच इसका निर्माण जो हुआ था। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अगर नॉर्मली पूछ लिया जाए कि इसका निर्माण कब शुरू हुआ था, तो 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था और कब तक चला था? तो 1653-54 ईस्वी को तक चला था। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो देखो, आपको ध्यान रखना है, जो मुगल शासक अकबर थे तो उनका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो वो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो आप ध्यान रखेंगे, सम्राट अशोक ने बनवाया था। ठीक है, सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ? तो आप बताएंगे, जामा मस्जिद का निर्माण 1656 ईस्वी को पूरा हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया था? तो आप ध्यान रखेंगे, बुलंद दरवाजा को अकबर ने बनवाया था वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था और कब बनवाया था? तो 1573 एडी को बनवाया था। ठीक है, एडी का मतलब आप लिख लेना, एडी यानी ईस्वी में। ठीक है, और बीसी अगर आ जाता है तो उसका होता है ईसा पूर्व। आप ध्यान रखेंगे, अगर बीसी लिखा होता है तो ईसा पूर्व होता है, एडी लिखा होता है तो ईस्वी होता है। ठीक है, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया था, किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था।
क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राजा राज चोल ने करवाया था, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, राजा राज चोल ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे, संगाई त्यौहार मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, पोंगल त्यौहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखो पोंगल पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पे? तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। अगर अट्टुकल पोंगल पूछ लिया जाए तो वो अलग है, वो ध्यान रखना है। अट्टुकल पोंगल अगर पूछ लिया जाए तो उसका एक बार देख लेना क्या है, केरल, ठीक है, एक बार और देख लेना आप, ठीक है, केरल। और अगर पोंगल पूछ लिया जाए तो वो तमिलनाडु है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है, चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। और कुषाण वंश उस समय जो है चल रहा था, ठीक है, कुषाण वंश के शासनकाल में, कुषाण वंश में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य बोलते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य बोलते थे, ठीक है। तो इनके नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान तो कौन थे? तो देखो संस्कृत के जो विद्वान थे नवरत्न में, ठीक है, तो इसमें कालिदास जो है संस्कृत के विद्वान लेखक थे, ठीक है, विद्वान थे, आप ध्यान रखेंगे, ये संस्कृत के विद्वान थे कालिदास, ठीक है। आगे देखेंगे, अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो अशोक के जो प्राचीन शिलालेख थे वो प्राकृत भाषा में, ठीक है, आप ध्यान रखना है, प्राकृत भाषा में थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, जौनबील मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो जौनबील मेला जो लगता है वो असम में लगता है, आप ध्यान रखेंगे, जौनबील मेला कहाँ पे लगता है? ये असम में, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो आप ध्यान रखेंगे, विरूपाक्ष मंदिर जो मंदिर है वो भगवान शंकर को समर्पित है, ठीक है, भगवान शंकर को, भोलेनाथ को। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने की? तो देखो आप ध्यान रखेंगे, जो है सबसे पहले जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि थी तो उनको जो है किसने पढ़ा था सफलतापूर्वक? तो आप ध्यान रखेंगे जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप कर लेना यहाँ पे, प्रिंसेप, तो जेम्स प्रिंसेप था, तो इसने जो है खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ा था, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 29 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, सिनेगोग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है। देखो आपसे ये पूछा है कि जिस प्रकार एक टाइप का आप बोल सकते हैं कि ये रीजनिंग में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है, तार्किक शक्ति में। तो देखो ये पूछा है कि जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है उसी प्रकार सिनेगोग किससे संबंधित है? तो आप ध्यान रखेंगे, सिनेगोग जो है यहूदी धर्म से संबंधित है, ठीक है, यहूदी धर्म कर लेना, यहूदी धर्म से संबंधित है सिनेगोग। चलिए प्रश्न नंबर 30 की बात करेंगे, स्वर्ण मंदिर जिसे हर मंदिर भी बोलते हैं, तो किस सिख गुरु ने बनवाया था? तो आपको ध्यान रखना है, जो स्वर्ण मंदिर जो बनवाया था वो सिखों के 5वें गुरु थे, उनका नाम था अर्जुन देव, ठीक है। तो सिखों के गुरु 5वें गुरु अर्जुन देव ने जो है स्वर्ण मंदिर को बनवाया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे, प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। प्रश्न नंबर 31, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? देखो कामाख्या मंदिर आपको ध्यान रखना है, ये गुवाहाटी में कहाँ पे पड़ता है? असम में, ठीक है, असम में स्थित है, गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, तानसेन किस गायन से संबंधित थे? तो देखो आप ध्यान रखेंगे, तानसेन जो थे वो ध्रुपद गायन से संबंधित थे, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, बारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो आप ध्यान रखेंगे, जो बारली जो है चित्रकला है वो है महाराष्ट्र राज्य में प्रचलित है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, सफदरजंग का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप ध्यान रखेंगे, जो सफदरजंग है उनका जो मकबरा है वह दिल्ली में स्थित है, ठीक है, दिल्ली में स्थित है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है, बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की जो प्रमुख चित्रकला है वो मधुबनी चित्रकला है, ठीक है, मधुबनी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, शाहजहाँ की बेटी का नाम क्या था? तो देखो शाहजहाँ की बेटी का नाम आप ध्यान रखेंगे, जहांआरा, गौहरआरा और रोशनआरा, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, गुरु नानक साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये पूछा है आपसे, तो देखो आप बताएंगे, गुरु नानक साहब का जो जन्म हुआ था वह 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, ठीक है, 1469 ईस्वी में तलवंडी में, ठीक। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 38, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो आप देखेंगे नादिर शाह ने भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क में उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। आगे देखेंगे 41, मनोरा किला कहाँ है? तो मनोरा किला आप बताएंगे ये तंजावुर, ठीक है, तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है मनोरा किला, ठीक है। आगे देखेंगे ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड किसने बनवाया था? तो आप ध्यान रखेंगे ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है, जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड जो बनवाया था वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। आगे देखेंगे बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? देखो अभी बताया था, बुलंद दरवाजा को जो है अकबर ने बनवाया था और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 44 की बात करेंगे, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? अभी बताया था आपको, हुमायूंनामा को जो है गुलबदन बेगम ने लिखा था, हुमायूं की बहन थी, ठीक है, जिसने हुमायूंनामा को लिखा था। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 45, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है।
प्रश्न नंबर 46 देखेंगे, बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम। तो देखो बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम डोर टू विक्ट्री, ठीक है, विजय का द्वार बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसे बनाया था, अकबर ने बनवाया था, तो इसे डोर ऑफ विक्ट्री, ठीक है, डोर ऑफ विक्ट्री बोलेंगे, डोर ऑफ विक्ट्री, ठीक है, विजय का द्वार। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे, उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया था, तो आप ध्यान रखेंगे इसका नाम है छोलिया नृत्य, ठीक है, छोलिया नृत्य, उत्तराखंड का यह नृत्य जिसमें तलवार के साथ यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो देखो आप बताएंगे, इनका नाम था सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल थे हड़प्पा की खुदाई के समय यह पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, ठीक है। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में, आप ध्यान रखेंगे, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, भगवान कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में निर्मित है? तो देखो भगवान कृष्ण की ये सोने और बहुमूल्य पत्थरों से जो निर्मित पेंटिंग है वो पूछा गया है, तो ये कहाँ पर निर्मित है? ये तंजावुर में, ठीक है, तंजावुर चित्र शैली में स्थित है, ये तंजावुर चित्र शैली, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 51 देखेंगे, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। देखो बाबर ने अपने जो है जीवन काल में, आप देखेंगे ये इसके बारे में आप बताएंगे कि इसके 4 युद्ध हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो इधर देख लो, सबसे पहले इसने एक 1526 में युद्ध हुआ था इसका, फिर इसका 1527 में हुआ था, फिर इसका युद्ध 1528 में हुआ था, और फिर इसका युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और 1530 में इसका युद्ध फिर नहीं हुआ था, यानी 29 तक ही लास्ट हुआ था। तो देखो 1526 में आप ध्यान रखेंगे इसका जो है पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है, पानीपत का युद्ध बाबर को और इब्राहिम लोदी के बीच। और 27 में आप ध्यान रखेंगे खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, ठीक है। 1528 में आप ध्यान रखेंगे इसका चंदेरी का युद्ध हुआ था, ठीक है, चंदेरी का। और 1529 में आप ध्यान रखेंगे जो है घाघरा का युद्ध हुआ था, ठीक है, ये घाघरा का युद्ध हुआ था यहाँ पे। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, और 1527 में जो है खानवा का युद्ध हुआ था, और 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। आप इसके 4 युद्ध ध्यान रखेंगे बाबर के, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 52 देखेंगे। प्रश्न नंबर 52, शरीयत कानून किस धर्म से संबंधित है? तो आप बताएंगे शरीयत कानून जो है यह इस्लाम धर्म से संबंधित है, ठीक है, इस्लाम धर्म से। प्रश्न नंबर 53 देखेंगे, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आप ध्यान रखना है आपको, आगरा का जो लाल किला जो बनवाया था वो अकबर ने बनवाया था, ठीक है, अकबर ने। देखो आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो दिल्ली में भी तो लाल किला है, दिल्ली में लाल किला, ठीक है, तो दिल्ली के अगर लाल किला की बात पूछ लिया है तो वो शाहजहां ने, आप ध्यान रखना है आपको, वो शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है, शाहजहां ने, आपको ध्यान रखना है। और आगरा के लाल किले की बात की जाए तो अकबर ने बनवाया था, ठीक है। और इसने कब बनवाया था? तो 1565 से 1573 के बीच बनवाया था, आपको ध्यान रखना है। अकबर ने लाल किले का निर्माण करवाया था वो 1565 से 1573 के बीच करवाया था। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 54, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित उत्सव है? तो आपको ध्यान रखना है हॉर्नबिल कहाँ का है, ये नागालैंड का है, ठीक है, ये तो आपको ध्यान होगा, पूछा भी गया है 1-2 बार एग्जाम में, नागालैंड का, ठीक है, हॉर्नबिल उत्सव। प्रश्न नंबर 55 देखेंगे, अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? तो आपको बताना है जो अल बरूनी भारत आया था वो महमूद गजनवी के साथ आया था, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ आया था, 11वीं सदी में आया था, ठीक है, 11वीं सदी में। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 56 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है? तो आपको बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर थी उस पर जो है किस पशु का जो है चित्र बना हुआ है? तो आप बताएंगे एक श्रृंगी बैल, ठीक है, एक श्रृंगी बैल, एक श्रृंगी बैल का मतलब जिसके एक सींग का बैल, ठीक है, एक सींग का बैल जिस जो है चित्र अंकित है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 57, यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संबंध किससे है? देखो आपसे ये पूछा गया कि जो यजुर्वेद है उसका एक उपवेद है, ठीक है, जिसका नाम है धनुर्वेद, तो उसका संबंध किससे है? तो आपको बताना है इसका संबंध युद्ध से है, ठीक है। देखो आप एक बार इनके जो है वेद और इनके उपवेद, ठीक है, 4 उपवेद है, तो वो आप एक बार जो है डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है, उनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 58 देखेंगे। देखो मिलिंद पनो, आप देखेंगे ये मिलिंद पनो है जो वो पाली भाषा में एक लिखित बौद्ध ग्रंथ है। तो इसमें आपसे पूछा गया कि इसमें एक इंडो ग्रीक राजा जिनका नाम है मिनांडर और एक बौद्ध भिक्षु हैं, तो उनके मध्य संवाद का एक वर्णन है, तो वो कौन है? तो आप बताएंगे ये नागसेन है, ठीक है, नागसेन। तो नागसेन और इंडो ग्रीक राजा मिनांडर के मध्य जो है संवाद का वर्णन है जो ग्रंथ है मिलिंद पनो, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 59, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखो आपसे पूछा गया कि जो शंकराचार्य थे जो बाद में बने थे, इनका पहले जो आदि शंकर इन्हें बोलते थे, ठीक है, आदि शंकर, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो आप बताएंगे इनका जन्म जो है केरल के कलाड़ी ग्राम में हुआ था, ठीक है, केरल के कलाड़ी ग्राम में हुआ था और 788 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 60 देखेंगे, संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? तो आपको बताना है संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? तो आप बताएंगे युद्ध और प्रेम, ठीक है, युद्ध और प्रेम। प्रश्न नंबर 61 देखेंगे, दिल्ली की गद्दी पर जब नासिरुद्दीन महमूद तुगलक सत्तासीन था
तब भारत पर किसने आक्रमण किया था। देखो आपसे पूछा गया कि जब दिल्ली की जो गद्दी पर जो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक बैठा था तब भारत पर किसने आक्रमण किया था, तो आप बताएंगे ये तैमूर लंग ने जो है भारत पर आक्रमण किया था, तैमूर लंग ने, और 1398 ईस्वी में किया था। ठीक है, जब जो है दिल्ली की गद्दी पर नासिरुद्दीन महमूद तुगलक बैठा था। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 62, चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। देखो सीलोन, पहले इसे सीलोन बोलते थे, अब इसे श्रीलंका बोलते हैं। तो आपसे पूछा गया कि चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी, तो आप बताएंगे इनका नाम था राजेंद्र चोल ने। ठीक है, राजेंद्र चोल ने विजय प्राप्त की थी सीलोन पर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 63 देखेंगे, इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी, तो आपको बताना है इसे जगत गुरु। ठीक है, जगत गुरु लिख लेना, जगत गुरु कहकर इसे पुकारती थी। ठीक है, जगत गुरु, आप ऐसे लिख लेना जगत गुरु। ठीक है, और एक बार देख लेना। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 64, संगम कालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता मुरुगन था। ठीक है, कालांतर में इसे कहा गया। तो देखो आपसे पूछा गया कि जो संगम काल था तो जो है सर्वाधिक प्राचीन और प्रचलित देवता इसमें एक मुरुगन था, तो इसे जो है कालांतर में क्या कहा गया था, तो इसका नाम था जो है इसे कहा गया था सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 65 देखेंगे, गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे जो गुप्तकालीन मंदिर जो है उसमें उदाहरण के रूप में जो है दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ का, ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर बोलते हैं, तो जो है इस मंदिर का नाम लिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 66 देखेंगे, गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र आपको सबसे पहले ध्यान रखना। देखो पंचतंत्र डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि यह किसने लिखा था, पंचतंत्र को जो है किसने लिखा था, तो आप बताएंगे विष्णु शर्मा ने इसे लिखा था। ठीक है, आपसे यही पूछा गया कि यह एक कृति थी, एक रचना थी, तो यह एक ग्रंथ जो है था, तो इसे किसने लिखा था, तो वो विष्णु शर्मा ने लिखा था। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 67, चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था, तो देखो चोल मंदिर के जो प्रवेश द्वार थे यानी जहाँ से जो है एंटर किया जाता था तो उनको गोपुरम बोला जाता था। ठीक है, गोपुरम आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 68 देखेंगे, अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया अलाई दरवाजा जो है किसका प्रवेश द्वार है। देखो अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया गया था अलाई दरवाजा, तो आपसे पूछा गया है यह किसका प्रवेश द्वार है, तो आप बताएंगे यह कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का जो है प्रवेश द्वार है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का जो है प्रवेश द्वार है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 69, स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए। आपसे पूछा गया है कि जो स्वतंत्रता के बाद में हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल खोजे गए वो किस राज्य में खोजे गए सबसे ज़्यादा, तो वो गुजरात में खोजे गए। ठीक है, गुजरात में, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 70 देखेंगे, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की जो है मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। देखो अभी बताया था जो है आगे बताया था कि जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर था तो वो गुप्तकालीन मंदिर कला का जो है सर्वोत्कृष्ट उदाहरण था। ठीक है, गुप्तकालीन मंदिर कला का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखेंगे, देखो वही क्वेश्चन है क्यों, और जो ये क्वेश्चन बार बार क्या होता है कि वही क्वेश्चन रिपीट थोड़े से बदल के पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखो किसी भी तरीके से वो पूछ लिया जा सकता है, तो आपको थोड़े से इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेना है। आगे देखेंगे प्रश्न 71, सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख कराई तथा राज्य अधिकतम भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया। ठीक है, तो आपसे वह पूछा गया है कि वह कौन सा शासक था, प्रथम शासक, तो देखो आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी था, तो सॉरी अलाउद्दीन खिलजी के देखो शासनकाल में भूमि की जो है नाप तोल कराई और राज्य अधिकतम भूमि को जो है खालसा भूमि के अंतर्गत कर लिया गया। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न 72, ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया था, तो देखो ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, तो ये ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी जो है राज्य का जो प्रांत का गवर्नर बनाया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर जो है 73, गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ, तो देखो आप ध्यान रखना है आपको वारंगल। ठीक है, गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय जो है वारंगल प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 74, सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष शुरू किया गया था। देखो ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो सिविल जो परीक्षाएं जो सबसे पहले जो कराई गई थी, आयोजन कराया गया था, वो किस वर्ष शुरू हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है ये 1855 ईस्वी से शुरू हुआ था। ठीक है, 1855 ईस्वी से। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 75, कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद, ठीक है ये एक ग्रंथ है, अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी, तो आप इसका आंसर बताएंगे जो है जो है तेलुगु भाषा में। ठीक है, किसमें, तेलुगु भाषा में। जो कृष्णदेव राय की जो ग्रंथ है, आप डायरेक्टली पूछ लेता है कि अमुक्तमाल्यद जो है वो किस जो है लेखक का ग्रंथ है, तो किसने लिखा है इसे, तो कृष्णदेव राय ने लिखा है, और किस भाषा में लिखा है, तो तेलुगु भाषा में लिखा है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 76,
मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? ठीक है, आपसे पूछा गया कि मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो आप बताएंगे एथेनीसियस निकेतन। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है अजीब सा नाम है, देख लेना, एथेनीसियस निकेतन। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77। किस पल्लव शासक के शासनकाल में हैनसंग ने कांची की यात्रा की थी? ठीक है, कांची। तो आप बताएंगे नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में जो है ये पल्लव शासक था, तो इसके शासनकाल में हैनसंग ने कांची की यात्रा की थी। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 78 देखेंगे। बौद्ध संगीतियों का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया था? देखो बौद्ध संगीति हुई थी, आपको पता है कि कितनी बौद्ध संगीत हुई थी? 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया कि जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी तो इनका जो है प्रयोजन किस लिए हुआ था? तो आप बताएंगे युद्ध की शिक्षाओं के समाकलन तथा विवादों के निपटारों के लिए। ठीक है, आप बताएंगे युद्ध की शिक्षाओं के समाकलन और विवादों के निपटारे के लिए। ठीक है, विवाद ना हो, झगड़े ना हो। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 79। आपसे पूछा गया त्रिपिटक के अंग कौन है? तो त्रिपिटक के जो अंग हैं वो कौन से देखो, त्रिपिटक के जो है 3 अंग थे। इसमें जो है विनय पिटक था, ठीक है, सुत्त पिटक था और अभिधम्म पिटक था। आपको ध्यान रखना है ये 3 पिटक थे। त्रिपिटक का मतलब 3 पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, किसमें? बौद्ध धर्म में। ठीक है, पढ़ लेना थोड़े से। चलिए प्रश्न नंबर 80 देखेंगे। अमीर खुसरो द्वारा रचित है खजाइनु उल फतूह। ठीक है, खजाइनु उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? तो आप बताएंगे ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो है इसके संबंध में जानकारी देता है, जो अमीर खुसरो द्वारा रचित है और जिसका नाम है खजाइनु उल फतूह। चलिए प्रश्न नंबर 81 देखेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो आपको बताना है, देखो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। ठीक है, चाणक्य ने। तो आपसे पूछा गया कि जो अर्थशास्त्र है वो किसके बारे में जानकारी देता है? तो ये मौर्यों की, यहाँ पे मौर्य कर लेना, मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की, ठीक है, इसके बारे में जानकारी देता है। अर्थशास्त्र जो बुक है वो मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देती है। चलिए प्रश्न नंबर 82 देखेंगे। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की थी? तो आप बताएंगे इन 3 नाटकों की रचना जो है हर्ष ने की थी। ठीक है, हर्षवर्धन, पूरा नाम लिख लेना, हर्षवर्धन। ठीक है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना हर्षवर्धन ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 83। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? तो आप ध्यान रखेंगे इसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, यह एक तुगलक वंश का जो है राजा था, फिरोज शाह तुगलक। तो इसने जो है सैनिकों को भी वेतन जो है देना स्टार्ट किया था, वो भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी, यानी ये जो है भूमि देते थे। ठीक है, वेतन के रूप में। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक नाम था इसका। ठीक है, इसने 1442-43 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो आप बताएंगे देवराय सेकंड के शासनकाल में। ठीक है, देवराय सेकंड के शासनकाल में ईरानी राजदूत था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। इसने 1442 से 43 ईस्वी में जो है देवराय सेकंड के शासनकाल में जो है विजयनगर की यात्रा की थी। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 85। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो आपको ध्यान रखना है, देखो काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो शिवाजी को जो राजा की उपाधि दी थी वो औरंगजेब ने दी थी और सन 1668 AD में दी। ठीक है, 1668 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में दी थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 86 की बात करेंगे। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया था? तो आप इसका नाम बताएंगे। मौर्य सम्राट था, उसका नाम था अशोक। ठीक है, अशोक ने। ठीक है, अशोक के शासनकाल में जो है अभिलेख खुदवाए गए थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 87 देखेंगे। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन था? तो आप बताएंगे शिशुनाग वंश था। ठीक है, शिशुनाग वंश मगध पर इसने शासन किया था और यह एक प्रथम गैर क्षत्रिय वंश था। ठीक है, शिशुनाग वंश। चलिए प्रश्न नंबर 88 की बात करेंगे। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को ब्रसल, ठीक है, तथा कुलहीन कहा गया है? तो आप बताएंगे मुद्रा राक्षस में। ठीक है, मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त को ब्रसल और कुलहीन कहा गया है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 89। कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था? तो आप ध्यान रखेंगे कनिष्क ने जो है बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 की बात करेंगे। पुहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन किस तमिल महाकाव्य में है? तो आप बताएंगे इस महाकाव्य का नाम है सिलप्पादिकारम। ठीक है, सिलप्पादिकारम। पुहार के व्यापारी कोवलन की कथा का वर्णन जो है वो तमिल महाकाव्य जिसका नाम है सिलप्पादिकारम में है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 91। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन जो थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गई, इनके बीच एक युद्ध हुआ था। ठीक है,
इनके बीच युद्ध हुआ था, तो वो कब हुआ था, तो आप ध्यान रखना है आपको 634 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध जो हुआ था वो 634 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता, ठीक है, इसके बारे में हमने बताया था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, तो ये मोरक्को का था। ठीक है, तो यही पूछा गया, देखो किस देश से आया था, तो ये मोरक्को से आया था। और कब आया था, 1333 ईस्वी में आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हुए हैं, तो आप बताएंगे सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में, ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। और इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे इसका आधुनिक नाम जो है अभी का नाम रोमिनदेई नाम है इसका। ठीक है, रोमिनदेई। तो आपको ध्यान रखना है गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, कपिलवस्तु के निकट में लुम्बिनी, लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, और इसका आधुनिक नाम क्या है, रोमिनदेई। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 95 देखेंगे। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो देखो कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। आपको ध्यान रखना है भद्रबाहु ने। चलिए प्रश्न नंबर 96 देखेंगे। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी, तो देखो मोहम्मद साहब के अनुसार जो है कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी, तो ये मूसा को दी थी। ठीक है, मूसा, आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 97 देखेंगे। संगम काल में ओर्रार किन्हें कहा जाता था, तो देखो संगम काल में ओर्रार किसे कहा जाता था, तो आप बताएंगे जासूसों को ओर्रार कहा जाता था। प्रश्न नंबर 98 देखेंगे। भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ, तो ये रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था, तो इसमें जो है प्राचीन अभिलेख जो था इसमें पहली बार संस्कृत भाषा का जो है यूज हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 99 देखेंगे। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार आया है, तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो जिस यज्ञ का वर्णन आया है उसका जो है सोम यज्ञ का। ठीक है, सोम यज्ञ का सोम यज्ञ का वर्णन आया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 100 देखेंगे और लास्ट प्रश्न है। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी, तो आपको ध्यान रखना है ये सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में जो है महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको देखो वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप इसमें और कुछ थोड़ा सा सुधार चाहते हैं वीडियो में, तो आप जो है कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।